चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले के बाद पुलिस ने आज कुछ खुलासे किए हैं। सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद उन खुलासों को जो बातें पुलिस ने बताई है उन्हें कैसे देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी साहब, एसएसपी सहारनपुर भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे लगता है कि आपने वो चीज़ें, वो बयान सुने होंगे। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? सुने नहीं भाई, पुलिस सरकार की है। पुलिस पे हमें फिर भी भरोसा है कि पुलिस किसी भी बिना दबाव के जो सच्चाई है वो जनता के सामने लेकर आओगी। अभी मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैं उसको सुनूंगा। और क्योंकि मैं वकील भी हूँ और मेरे साथ घटना भी हुई है, तो मुझे उन्होंने क्या कहा है और घटना क्या हुई है, मैं सब चीज़ों का वो करूँगा। एक चीज़ तो मुझे बताई साथियों ने कि पुलिस कह रही है कि हमला जो है वो 315 बोरे कट्टे से हुआ है और वो बरामद भी करे उन्होंने। मगर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी, गोलियों की संख्या ज़्यादा है जितनी बताई जा रही है। तो बाकी मैं उनकी पीसी सुन के और फिर जो है मैं कुछ कह पाऊँगा कि भाई, मगर वो जैसे मुझे फ़ोटो दिखाए हैं पुलिस ने भी, वो बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं लगता बहुत कोई हार्डकोर क्रिमिनल है। मुझे लगता है उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उनको मोहरा बना कर इस क्षेत्र की शांति और ये जो लंबे समय से जो है जिस तरह से हम लोग काम करके समाज में एकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं वंचित वर्गों में, उसको तोड़ने का एक सोचा समझा षड्यंत्र था। चलिए, अगर आपने पीसी नहीं सुनी तो कुछ बातें मैं बता देता हूं। पुलिस ने कहा कि आपकी बयानबाजियां पिछले कुछ समय से ऐसी हो रही थी जो एक समाज को टारगेट कर रही थी। उन बच्चों के अंदर ये मन में एक भावना थी कि आप उनके समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। उस भावना को अनुरूप ही ये सब कुछ हुआ है, ऐसा पुलिस का कहना। कौन सा समाज है उनका? मैंने आज तक जो बयान दिया है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मेरा सारे बयान सत्य हैं। अगर कोई मेरे बयान की सत्यता को झुठला दे तो मैं उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और आप पत्रकार हो, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो हमारे क्षेत्र के, आप बता दो मेरा एक सिंगल स्टेटमेंट जो मैंने झूठ बोला हो या किसी समाज के खिलाफ बोला। मैंने वो बोला जो सत्य है। और अगर आप ये चाहते हैं कि गोलियों से आप सत्य की आवाज़ बंद कर दें, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैंने जो बोला है, जिसके भी बारे में बोला है, वो सत्य बोला है। मैंने किसी समाज को बुरा नहीं कहा, लेकिन जिसकी जो अच्छाई वो तो बतानी पड़ेगी। तो मैंने किसी के लिए बुरा नहीं कहा और मैं उनको भी नहीं कह रहा हूँ। मैंने ही अधिकारियों से अपील की कि इनको, मैं कानूनी प्रक्रिया से इसमें चीज़ें चाहता हूँ। संवेदन, मैं नहीं चाहता कि आप इनको गोली मार दो। मैं नहीं चाहता इस मामले को भी यहीं कहीं दबा दो। मैं नहीं चाहता। मैं तो इसकी जांच चाहता हूँ कि जिस आदमी के कहे से, क्योंकि वो तो जिस तरह के बच्चे दिखाए गए, मैं खुद सोचता हूँ कि वो परिवार पृष्ठभूमि इतनी ताकतवर नहीं कि वो इस तरह का होकर ऑटोमेटिक पिस्टल कहाँ से आई, वो वहाँ यहाँ कैसे पहुँचे। एक अब से मतलब 26 तारीख की रात को 12 बजे मेरी गाड़ी का पीछा हुआ। ये सब चीज़ें ना, अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। पुलिस ने बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के तय कर दिया कि गोली जो है वो कट्टे की है। मैं चीज़ों को जानता हूँ। मैं तो मुझे भरोसा है फिर भी कि जो दबाव है वो थोड़ा कम होगा। और वो क्योंकि मेरी ज़िंदगी के साथ साथ इतने बड़े पैमाने पे हमारे लोगों की के उम्मीद का भी सवाल है। आप विरोध को, आलोचना को गोली से बंद करोगे तो फिर मैं आपसे कहता हूँ सचिन भाई, गोली से नहीं डरते हम लोग। आदमी, बच्चा तो पैदा होते मर जाता है, उसमें किसी गोली की जरूरत नहीं होती। कुदरत ने ज़िंदगी दी है, जब तक ज़िंदगी दी है जब तक जिएंगे। जिस दिन कुदरत ज़िंदगी ले लेगी उस दिन चले जाएंगे, लेकिन जब तक ज़िंदगी है तब तक ज़मीर का समझौता करके नहीं जिएंगे। और किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। जिनके भाई हैं उनके भाई हैं, और जिनके लिए खड़े होने चाहते हैं उनके लिए खड़े होंगे बस। भावनात्मक तौर पर पुलिस ने कहा कि भावनाएं आहत हुई हैं। आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसी चीज़ें हुई हैं, बच्चे थे वो, हिस्ट्री उनकी ऐसी नहीं है। तो ये दो चीज़ें निकलकर सामने आ रही। एक, की भावनाएं आहत हुई हैं इसलिए चंद्रशेखर पर हमला हुआ। दूसरा, राजनीतिक चीज़ें हैं इनके पीछे। आप किससे सही मानते हैं? देखो, अभी तो एक दिन में, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को जानता हूँ, 6-6 महीने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। एक दिन में कितनी इन्वेस्टिगेशन होगी सचिन भाई, आप जानते हो। उनको भी पता है, आक्रोश बहुत था। और जिस तरह डीआईजी साहब ने, आप कह रहे हैं, बैठ कर जो कह दिया, ठीक है कह दिया है। मैं समझता हूँ उस तत्कालिक परिस्थितियाँ हो सकते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी तो सीडीआर निकलेंगी, किस किस से बात हुई, वो यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे। मैं भी वकील हूँ ना। उन्होंने मीरकपुर में ही गाड़ी क्यों खड़ी करी? क्या तेल मीरकपुर का ही तक का था? क्या ये साजिश नहीं गुजर दलित समाज के लोगों को बिठाने की? पुलिस ने कहा कि तेल खत्म हो गया इसलिए गाड़ी मीरकपुर छोड़ दी और फिर किसी और की मदद से वो हरियाणा पहुंचे। एक गाड़ी का तेल खत्म हुआ तो पता लग गया गाड़ी का तेल खत्म हो गया, तो वहाँ से क्या धक्का मार तो मीरकपुर को ले गए, या मीरकपुर ही क्यों गए? आप बताओ ना। क्या गाड़ी का पता था कि 5 किलोमीटर तेल और 5 किलोमीटर मीरकपुर इसलिए जा रहे हो वहाँ? अगर उनको अपनी जान की सुरक्षा चाहिए तो उन गाँव में जाते जो उनके अपने गाँव हैं, या उस क्षेत्र की तरफ जाते। उसी गाँव की तरफ क्यों गए? देखो, लोग समझदार होंगे, आकलन करने लगे, अपने प्राय को समझने लगे और अपने इतिहास तमाम तरह चीज़ों को जानने लगे, और वो दो दुश्मन को पहचानने लगे। मैं तभी कह रहा हूँ ना, जांच हो कि किसने उनको आदेश दिया कि जाके गाड़ी मीरकपुर खड़ी कर दो। उनको तो ये पता था कि मर गया है, समझ रहे हो? अगर मैं ना बता पाता तो किसको पता लगता कौन था, क्या था और क्यों?
अगर सोचो उसी समय मैं आपको इशारे के तौर पे कह रहा हूँ, मेरा तो मुंह बंद हो जाता, मैं इस हालात में ना होता और कोई दूसरा आदमी किसी गुजर समाज के बच्चे के साथ कोई घटना कर देता, तो ऐसा लगता है दलितों ने गुजर समाज के लोग आरोपी बना के उनको आरोपी मान के उनके साथ घटना कर दी और कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाता। कौन संभालता है? पुलिस पे जवाब इसका। तो चंद्रशेखर जी क्या आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान था, एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे हैं, सुरक्षा में लैप्स हुआ है और गाड़ी खड़ी कर गई, गुजरों के गांव में गाड़ी ले जाई गई, ये सब प्लान हो रहा था सब कुछ। इतिहास आप देखो, जितनी भी हत्याएं हो रही है वो नाबालिग बच्चों से कराई जा रही है, लेकिन उनके पीछे वो बच्चे नहीं है। संजीव जीवा की हत्या हुई, किसने की, किसके सारे पे की, ऑटोमेटिक पिस्टल कहाँ से आई, अतीक अशरफ की हत्या हुई, उनको आपने कह दिया माफिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन होते हैं किसी ज़िंदगी छीनने वाले? आप कौन होते हैं लाखों लोगों की उम्मीद को छीनने वाले? आप कौन होते हैं किसी पे गोल चलाने वाले? ये कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है तो कौन इस्तीफा देगा? मुख्यमंत्री? कौन इस्तीफा देगा? एसएसपी? क्या कार्रवाई हुई है? इतना बड़ा सुरक्षा का लैप्स है, इतना बड़ा जो है इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये तो मेरा नसीब अच्छा था, नसीब मेरे ऊपर दुआओं का असर है। मैंने काम किया, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं लोगों को आंसू पूछे, मैंने लोगों में भाईचारा पैदा किया है। मैंने जो कमाया वो मैंने रुपया पैसा नहीं, सिर्फ इज्जत और प्यार कमाया कि पिछले 5 दिन 4 दिन से यहाँ 1 सेकंड की वो नहीं टूटी है। मैं कोई ना एमपी हूँ ना एमएलए हूँ, ये मैंने प्यार कमाया। उनकी उम्मीद और जिस काम के लिए कुदरत ने मुझे ज़िंदगी दी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं जिंदा हूँ। उन्होंने अच्छा ये तो कहा ना, आपने सुना ना कि हत्या करने के लिए थे, इसको तो नहीं नकार सकते हो ना। लेकिन चंद्रशेखर जी आप जो बात बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो तमाम चीज़ें निकल कर सामने, बच्चे हैं, उसके अलावा पुलिस की और भी दलीलें हैं कि उन बच्चों को पकड़ा गया और चीज़ें हरियाणा तक पहुंची। तो आपको लगता है कि एक जो आप लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि सिक्योरिटी दी जाए, वो चीज़ें नहीं हुई, अब इन चीज़ों को दरकिनार करते हैं, जो बच्चे आज पकड़े गए हैं आप उन्हें मानते हैं कि हाँ असली दोषी यही थे, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है, 50,000 का इनाम भी पुलिस वालों को दिया जा रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है? गाड़ी टायरों से चलती है, लेकिन सिर्फ टायर ही गाड़ी नहीं होते, उसके लिए एक बॉडी होती है, उसमें सिटिंग प्लान होता है, उसमें इंजन होता है, उसमें गियर होता है, क्लच होता है। तो गियर क्लच कहाँ है? जो गद्दी पे जो बैठा है वो कहाँ है? इंजन कहाँ है जहाँ से डायरेक्शन आ रही है? टायर तो चलने काम करते हैं। ये तो इनमें 1-2 लोग हो सकते हैं उसके, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखो ना, इन्होंने पहले कोई चूहे का बच्चा मारा है क्या? और इतना बड़ा हौसला, वो नहीं जानते उनकी भी जान जा सकती है। एक का बताया पुलिस ने कि एक बैकग्राउंड है बाकी 3 मरने के लिए आए थे। अगर हम पे हथियार होते तो क्या होता? आप सोचो ना, मरता क्या नहीं करता है? सेल्फ डिफेंस में क्या अगर हम पे हथियार होते तो क्या उनको नुकसान नहीं हो सकता था, या हमारी गाड़ी से कुछ ले जा सकते थे? फिर क्या होता? वो मरने के लिए पैदा हुए। पुलिस ने जो थ्योरी दी है आप उसको नकारते हैं सिरे से? नहीं, मैं सबको नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे अभी देखो, अभी वो कहेंगे हमने इतनी इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। अब ये तो पता लगेगा ना वो किन के संपर्क में थे, वो कब आए थे यहाँ, किसके डायरेक्शन पे वहाँ लेकर किसके। ये एक और सवाल दे रहा हूँ, आखिर वो कौन था जो मीरगपुर से उनको हरियाणा ले गया, अम्बाला? अगर उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर रखे तो किसकी गाड़ी में गए? पुलिस की गाड़ी थी, आम आदमी गाड़ी थी, नेता गाड़ी थी, या फिर अगर उन्होंने किसी फ़ोन करके बुलाया तो वो कौन था इतनी बड़ी घटना करने वाले को जो लेने आया, जिनको सुरक्षित लेके गया? पुलिस तो पूरा जाल फैला हुआ था, फिर क्या हुआ? हरियाणा नंबर की गाड़ी थी ना, तो हरियाणा पे वो इंटेलिजेंस की नज़र होगी ना, तो कैसे चलेगा अपने क्षेत्र में वापस? तो क्या एलआईयू ने रिपोर्ट नहीं दी कि चंद्रशेखर को जान को खतरा है? पुलिस की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो योगी जी बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने क्यों लगातार ऊपर ये नहीं कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, या कहा तो क्यों नहीं मिली? और सिक्योरिटी सरकार देती है, और मैंने एप्लीकेशन कर दी, बहुत मैं गिड़गिड़ाना मैंने सीखा नहीं, और मैंने कहा मौत जिस दिन आएगी आ जाएगी, जब तक समय नहीं आता तब तक मरता नहीं हूँ। और मैंने अपने लोगों को मांगना नहीं सिखाया, मेरा कर्तव्य था संवैधानिक, मैंने एप्लीकेशन दी कि भाई इस तरह की समस्या है, आप लोग इसका ध्यान दो और मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करा दो। आपने ये काम सरकार का है ना, लेकिन मैं तो अपने लोगों को सचिन भाई ये सिखा रहा हूँ, अच्छा मेरी जान खतरा, मुझे वाई श्रेणी की, जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दो, ठीक है। आप भी तो पत्रकार हो, आप भी तो सच बोलते हो, आपको भी तो खतरा है। रविंद्र भाटी भी तो, उनको भी तो खतरा है, वो कौम की आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे तमाम साथी जो लीडरशिप है, विनय भाई हैं और तमाम साथी, उनको भी तो खतरा है, वो भी तो अकेले लड़ रहे हैं। तो इतने लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? उसके लिए सुरक्षित माहौल की जरूरत है। इसलिए मैं अपने लोगों को ये समझा रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की शक्ति दी है, इस वोट की शक्ति को तैयार करके इस कानून ऐसा इस तरह का माहौल जो है बनाने वाली सरकार को उखाड़ दो। जब ये सरकार ही नहीं रहेगी तो आपका हर एक व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा, वरना आज चंद्रशेखर के बाद कल किसी और की होगी, कल किस नेता पे गोली तान दी जाएगी, उसकी कौन सी बात बुरी लग जाए, किसकी भावना आयत हो जाएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसका मतलब सच बोलना छोड़ दे, आप कह दो ताला लगा लो, ताला एक ही बार लगेगा जिस दिन सांस रुक जाएगी, वरना जब तक सांस है तब तक तो इसी मुखरता से सत्य की बात कही जाएगी।
चलिए, मेरा अंतिम सवाल ये है कि मायावती जो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लोग कह रहे हैं कि कोई ट्वीट भी नहीं आया, कोई भावनाएं व्यक्त नहीं की गई, इतना बड़ा हमला हुआ है। मेरे लोगों को समझना चाहिए मेरी हैसियत छोटी है। अगर मेरी हैसियत बड़ी होती तो शायद जवाब आता। जन्मदिन की बधाई भी दी जाती है जिस तरह से, तो अभी मुझे अपनी हैसियत बनानी है और इसकी जिम्मेदारी मेरे लोगों को आज नहीं तो कल उठानी पड़ेगी। मुझे चिंता अपनी नहीं है कि मेरे फ़ोन आया नहीं, मुझे चिंता उत्तर प्रदेश के इतने जो जनता है उसकी है कि उनके साथ अन्याय ना हो, कानून का माहौल जो है बने, कानून व्यवस्था ठीक हो। इसके लिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। सदन में खड़े होकर किसी पे गुस्सा करने से, किसी के माता पिता को बुरा भला कहने से या हवाई बातें करने से, या एक गृह मंत्री जाकर उनकी पीठ थपथपा दें और वो अपने मंत्री की पीठ थपथपा दें, इससे नहीं बदलेगी कानून व्यवस्था। अपराध का समर्थन करना बंद करना पड़ेगा, अपराधी को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा और ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ जिन विपक्ष के लोगों ने मेरी आवाज़ उठाई, मेरी नहीं, उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ जो लोग पिछले 4 दिन से 6-6, 7-7 घंटे लोग किसी की रैली में नहीं जाते। सचिन भाई, लोग किसी को मरे को देखने जाते, वो अपने भाई को देखने के लिए यहाँ आए नोएडा से, और पूरा जो है सभी समाज के लोग, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया। और जिन माँओं बहनों के आशीर्वाद से हूँ, उनको दिए हुए एक एक वचन को पूरा करने के लिए कल भी तैयार था, आज भी। ये जो दूसरा जन्म मिला, लो, मैं पुनर्जन्म में भरोसा नहीं रखता, लेकिन फिर भी जो दूसरा जन्म मिला है सामने ही, अगर 1 इंच चूकते तो पता नहीं परिस्थिति कुछ और होती। उस जन्म को भी इनकी सेवा करने के लिए लगा दूंगा। एक एक पल, एक एक कण, जीवन का आखिरी क्षण इनके सेवा में निछावर कर दूंगा। यही संकल्प लेके फिर से काम जख्म बढ़ते स्वस्थ लौटूंगा बीच में जाके। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने पुलिस में जो खुलासे हुए हैं उस पर अपनी बात रखी। फिलहाल